हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी मस्त चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मौर्यन एम्पायर, और मौर्यन एम्पायर में हमने देखा था कि किस तरीके से उससे थोड़ा सा पहले अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर देखा था विदेशी आक्रमण कि भारत पर जो है कि हखामनी और यूनानी आक्रमण होते हैं, जिसमें कि सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय में होता है। और हमने देखा था कि घनानंद से चाणक्य जी की जो है कि भिड़ंत होती है, और इसी भिड़ंत में चाणक्य जी जो है कि एक शपथ लेते हैं कि मैं जो है कि घनानंद का पूरा साम्राज्य समाप्त कर दूंगा, पूरे वंश का इसके अंत कर दूंगा। और वो खोजते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी कि उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को वो 1000 कारशापण में खरीदते हैं, जो कि तत्कालीन साम्राज्य के समय में तत्कालीन मगध में जो है कि चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। 1000 कारशापण में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदते हैं, और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करके एक अच्छा कुशल शासक बनाते हैं। और ये शासक फिर अंत में क्या करते हैं, घनानंद की मृत्यु करके उन्हें मार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और मौर्य साम्राज्य के अंदर हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार को देखा। बिंदुसार के बाद हमने अशोक को देखा। अशोक के शिलालेखों के बारे में हमने जाना। हमने देखा कि अंत में कलिंग वॉर के बाद में, जब कलिंग युद्ध में खूब नरसंहार को जो है कि अशोक फेस करते हैं, देखते हैं इतना खून खराबा, उससे उनका हृदय परिवर्तन होता है। और कलिंग युद्ध के बारे में हमने जाना था कि अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग के बारे में जिक्र मिलता है, कलिंग युद्ध के बारे में, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो युद्ध नीति को त्याग देते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और अंत में उनका साम्राज्य का एक जो है कि वृहदत्त नाम का एक वंशज उनका जो है कि ये इसके बाद जो है कि क्या होता है, पुष्यमित्र जो है कि उनकी हत्या कर देते हैं। और पुष्यमित्र उनकी हत्या करके फिर पुष्यमित्र जो है कि शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है कि आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं, इतना हम लोगों ने देख लिया था अशोक का शासनकाल। तो अशोक के शासनकाल में हमने उसकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग देख रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था। तो कल थोड़ा सा हमारा पार्ट 2 के अंदर ये आने वाला है। आज के लेक्चर में रह गया था कि राजनीतिक व्यवस्था इनकी कैसी थी। तो हम बात करेंगे कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो मुख्य अंग थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने शासन को बनाया था। तो मुख्य अंग कौन कौन से थे, तो साम्राज्य का विस्तार करना उसमें जो है कि मेन नीति थी उनकी, और साम्राज्य की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना, लोक कल्याणकारी गतिविधियों का निर्वहन करना, ये मुख्य अंग थे जो उनकी मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके अंदर मेन ये चीज़ों पर फोकस करना था। उनका फोकस किस पे था, साम्राज्य विस्तार पे फोकस किस पे था, साम्राज्य की एकता अखंडता को बनाए रखने पे। और किस पर था, लोक कल्याणकारी गतिविधियों को करवाना। और क्या था, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः राजतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित थी, साथ ही वो पितृसत्तात्मक अवधारणा पर आधारित थी। राजतंत्रात्मक होने के साथ साथ पितृसत्तात्मक अवधारणा थी। यहाँ पर जो पितृसत्तात्मक टर्म है, ये पितृसत्तात्मक जो है कि एक राजा अपने आप को एक पिता के तुल्य मान करके चल रहे हैं, और प्रजा को उन्होंने अपने पुत्र के समान माना है। इस सेंस में यहाँ पर जो है कि पितृसत्तात्मक अवधारणा को मानते हैं अशोक। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, राजा का पद वंशानुगत होता था। शासन पर राजा के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों का भी नियंत्रण होता था। राजा जो प्रशासन करता था उसके कुछ नियम कानून धार्मिक ग्रंथों से भी चलते थे। कंट्रोल मतलब कुछ कुल मिलाकर के धार्मिक ग्रंथों से भी वो होता था। जनता का विरोध भी स्वीकार्य था। भाई, जनता अपनी बात को रख सकती थी। एक तरीके से अपोजिशन जैसे पार्टी आज भूमिका निभाती है, राजा कहीं पर कुछ गलत करता है, कोई गलत निर्णय लेता है, तो वहाँ पर इस प्रकार से किया जा सकता था। ऐसा ही उस समय में भी होता था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, उनके समय में उनके पुत्र सुसीमा का बड़ा विरोध किया गया था, क्योंकि सुसीमा सही तरीके से शासन नहीं चला रहा था, तो उनके खिलाफ विद्रोह किया गया था। तो ये एक उदाहरण मिलता है कि हाँ, उस समय जो है कि जनता विरोध कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि राजा जैसे मर्जी वैसा शासन करे। ठीक है। पितृसत्तात्मक समाज था। और मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि अशोक के धौली अभिलेख से इस बात का प्रमाण मिलता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है। ठीक है। कल वाला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, वो इससे कनेक्टेड आपको सारी कहानी पता चलेगी। वृक्षारोपण की बात की है, नहरों की बात की है, कुओं के निर्माण की बात की है, मतलब वृक्षारोपण पर ध्यान दिया है, नहरों का निर्माण कराया, कुओं का निर्माण कराया।
ठीक है, झीलों का निर्माण कराया, सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, ध्यान देंगे आप, पिछले लेक्चर में देखेंगे। व्यक्तियों तथा पशुओं की निःशुल्क चिकित्सा को प्राथमिकता दी गई। राजा का अर्थ दैवीकरण, राजा का अर्थ दैवीयकरण हो गया था। अब राजा का धीरे धीरे क्या हो गया था, दैवीयकरण हो गया था। राजा को अब धीरे धीरे दैवीय शक्ति के रूप में देखा जाने लगा था। ये बाद की बात है, ठीक है। और क्या है आपका, साम्राज्य का विस्तार को प्राथमिकता दी जाती थी। इस पॉइंट को ना भी ध्यान देंगे दैवीकरण वाली तो भी चलेगा। दैवीकरण इसलिए कहा गया है कि कहीं पर आप देखेंगे अशोक का नाम जो है कि देव नाम प्रिय देखने को या प्रिय दर्शनी देखने को मिलता है, जिसका अर्थ होता है देवों का प्रिय, ठीक है, देवों का प्रिय। तो ये अशोक के लिए, अशोक के शिलालेख में ये देखने को मिला है टर्म। इसके बाद हम बात करते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अच्छा ये वही बात है, ये वही वाला है, अच्छा ठीक है, एक ही है। अच्छा ये हमारी लेक्चर लास्ट ही था, ये पॉइंट हमारा ये समाप्त हुआ हमारा। और इसमें कुछ जो हम बात कर रहे थे कि हम पढ़ेंगे किससे, बुक से देखने वाले थे हम। तो बुक के बारे में भी मैं थोड़ा सा अब आपको बुक पे ले चलते हैं कि हमारी जो बुक है जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं, दृष्टि सामान्य ज्ञान की बुक हमारी चल रही है, दृष्टि पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान। इस सीरीज़ को हम लोगों ने चलाया है, ठीक है। तो ये मौर्य साम्राज्य यहाँ से स्टार्ट होता है। कल मैंने जो आपका क्लास लिया था, ये मैंने अपने सेल्फ नोट से आपको जो है कि क्लास लिया था, जो कि आपके सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली है ये सीरीज़ आपकी। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी आपको। आप पीसीएस प्री देना चाहते हैं, आप पीसीएस मेंस देना चाहते हैं, आप यूपीएससी देना चाहते हैं, आप कोई भी स्टेट पीसीएस दो, आप एलटी दो, लेक्चरर स्क्रीनिंग दो, ग्रुप सी डी केवीएस एनवीएस, अभी आपकी जो है कि एकलव्य स्कूलों की वैकेंसी आने वाली, इसमें सब जगह आपकी ये सीरीज़ काम आने वाली है। तो हम बात करें मौर्य काल के बारे में, तो मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा हम बुक से भी देख लेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र है, जो हमें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी देता है। यहाँ से हमें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। और मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमको मेघस्तनीज के इंडिका से मिलती है। मेघस्तनीज कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में आए थे, और भारत में आने के बाद में भारत के राजदूत बने थे, है ना, भारत के राजदूत बने थे। किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर जी थे। ये युद्ध करने आए थे, मगध पर आक्रमण करने आए थे, लेकिन क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाते हैं और हारने के बाद में अपनी पुत्री हेलेना का इनसे विवाह करा देते हैं, ठीक है। तो यह बात हम ध्यान रखेंगे। तो मेघस्तनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, और मेघस्तनीज जो लिखी थी किसने लिखी थी, किसने लिखी थी आप बताएंगे फटाफट। इंडिका किसने लिखी थी, मेघस्तनीज ने लिखी थी। और मेघस्तनीज के बारे में इन्होंने जो इंडिका लिखी, अपनी इंडिका में इन्होंने भारत के बारे में खूब अच्छा वर्णन किया है, पाटलिपुत्र के बारे में अच्छा वर्णन किया है। तो हमको जो है कि यानी भारत उस समय मगध को ही कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे मगध के बारे में या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हमें ज़्यादातर जानकारी मिलती है, जो पुख्ता हमारे सोर्सेज हैं इसके बारे में मौर्य साम्राज्य के, एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, दूसरा मेघस्तनीज की इंडिका है, ठीक है। और मेघस्तनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था, ठीक है। और बात करेंगे मेघस्तनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था, भारत में दास प्रथा नहीं थी। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। और सबसे पहले विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। ये मैंने कल आपको बताया था विलियम जोन्स के बारे में। इसने खूब शोध अध्ययन करने के बाद में सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स को प्रूफ किया कि सैंड्रोकोट्स और जो है कि एंड्रोकोट्स, ये सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स हैं, ये दोनों के दोनों सैंड्रोकोट्स लिख रखे हैं, लेकिन ध्यान देंगे जो है कि सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, क्योंकि ये यूनानी ग्रंथों में देखने को मिला है सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, ठीक है। ये दिया है, सॉरी एंड्रोकोट्स से दिया है यहाँ पे, ये है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मैंने आपको बताया था कि चाणक्य जी ने क्या किया था, घनानंद की हत्या करवा दी थी, किसके माध्यम से, चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। और चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक चालकों का जो उनकी जो चालें हैं, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपने शत्रुओं का अंत किया था, इसके बारे में आपको जो जानकारी मिलती है वो उशाक दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से मिलती है, ठीक है। तो ध्यान देंगे 3 ग्रंथ हो गए, एक तो चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, एक मेघस्तनीज की इंडिका हो गई, दूसरी विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो गई। इन तीनों से हमें जो है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त करके उससे
हेरात, कांधार, काबुल, मकरान का क्षेत्र प्राप्त किया। ये चारों क्षेत्र सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप दिए थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी कराया और हेरात, कांधार, काबुल, मकरान को उनको दहेज के रूप में दिया था। सेलुकस ने अपनी पुत्री जो है कि कॉर्नेलिया, ये कॉर्नेलिया यूनानी में कहा गया इनको, लेकिन इनका नाम हिंदी जो हमारा साहित्य है इसमें हेलेना देखने को मिलता है, ठीक है। हमारे इतिहास में इनको हेलेना के नाम से जाना जाता है। कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। और क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगौरा तथा महास्थान अभिलेखों से ये ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राजकीय सहायता दी जाती थी। यहाँ पर 12 साल का लंबा अकाल पड़ा था। इसके बाद जो है कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और इसी सुदर्शन झील से फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया और फिर इसके बाद में इसी झील से अशोक ने नहरों का निर्माण कराया था, ठीक है। और हम देखेंगे इसमें आगे जानकारी कि जैन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, श्रावण बेलगोला में जाकर के अपने शरीर का त्याग कर दिया। किस विधि से अपने शरीर का त्याग किया ये भी आपसे पूछा जाता है सॉरी, संथारा विधि के माध्यम से, संथारा विधि के माध्यम से या संलेखना विधि के माध्यम से। संथारा प्रथा है और संलेखना जो है कि वो संलेखना, ये आपकी, ये इसको क्या कहा जाता है, संलेखना प्रोसेस है, ये तरीका है शरीर को त्यागने का। इसमें क्या होता है कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, जैन धर्म के अनुयायी अपने अंतिम समय में या जब भी उनका मन हो कि अब उन्हें इस संसार से मोक्ष चाहिए, तो वो क्या करते हैं, किसी एकांतवास में जाकर के खाना पीना त्याग देते हैं और धीरे धीरे इस प्रकार से भूख प्यास से उनका शरीर धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रथा को कहते हैं संलेखना विधि या फिर संथारा प्रथा, ठीक है। संलेखना विधि कहलाएगी, संथारा प्रथा कहलाएगी। जैन धर्म में शरीर को त्याग देने की प्रथा, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए बिना कुछ खाए पिए लंबे समय तक एकांतवास में रहकर अभ्यास करना या फिर जो है कि ईश्वर को याद करते हुए अपने शरीर को त्याग देने की प्रथा को संथारा प्रथा कहा जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनके पुत्र बिंदुसार का शासन होता है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के आसपास। ईसा पूर्व उल्टा चलता है, आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 298 से 273 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों ने इसको क्या कहा है, अमित्रोचेट्टम या अमित्रघात, हम कह रहे हैं इसको अमित्रोचेट्टम, इसने इसको कहा है यूनानी शासकों ने, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में मौर्य साम्राज्य के बाद में यहाँ पर जो है कि घनानंद के समय से ही विदेशी आक्रमण होने लग गए थे। पहले हखामनी आक्रमण होता है, फिर यूनानी आक्रमण होता है, इसके बाद यूनानी भारत में आते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो हम इनके साहित्य से पढ़ते हैं तो इनके साहित्य में हमारे जो राजा थे या जो भी और भी जिनका संपर्क हमारे भारतीय राजाओं से रहा, उनका नाम अलग अलग दिया गया है यूनानी साहित्य में, ठीक है। तो अमित्रोचेट्टस कहा है इन्होंने अपने साहित्य में, किसको, बिंदुसार को। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक एक संप्रदाय है, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण भी जो है कि अशोक ने उनके लिए, आजीविकों के लिए कराया था, अशोक ने कराया था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के जो वो होते हैं ना धर्म प्रचारक, इनके लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था अशोक ने। उसके बारे में कल के लेक्चर में मैंने चर्चा की है। तो जो बिंदुसार थे ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और अशोक तो सर्वधर्म संभाव वाले व्यक्ति थे, सभी धर्मों का स्वागत करते हैं। अशोक पहले जो है कि ब्राह्मण संप्रदाय को मानते थे, बाद में बौद्ध संप्रदाय को माना उन्होंने। अशोक के बारे में आएगा भी जिक्र। तो इसके दरबार में जो है कि डायमेकस आया था। डायमेकस कौन थे, सीरिया के शासक थे, ठीक है, ध्यान देंगे। सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत था। सीरिया के शासक एंटियोकस के दूत थे, आपको ध्यान रखना है बस। डायमेकस यूनानी जो है कि व्यक्ति, डायमेकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। और ध्यान रखना है एंथीनियस के अनुसार बिंदुसार एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। इतनी चीज़ें तो खैर नहीं पूछेगा ये, इसीलिए मैंने कल के लेक्चर में आपको दिया भी नहीं था। बिंदुसार के दरबार में टॉलमी
फिलाडेल्फस यानी मिस्र का राजदूत डायनोसियस ये भी भारत आया था। आपको ध्यान रखना है, बस कितना ध्यान रखना है, इतनी बात ध्यान रखनी है कि बिंदुसार के शासन काल में एक तो कौन आए थे, डायमेकस आए थे। ये पॉइंट लिख लो आप कि बिंदुसार के शासन काल में डायमेकस और डायनोसियस नामक राजदूत भारत आए थे, बस इतना ध्यान रखना है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए पहली बार सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया। बिंदुसार के समय में, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, क्या थे, विद्रोह हुए थे, मतलब जनता विद्रोह कर सकती थी। ठीक है, कुछ स्रोतों में कहा गया है कि अशोक के दरबार में डायनोसियस आया था। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बिंदुसार के बारे में बस इतना ध्यान रखेंगे कि बिंदुसार जो है कि पिता का पुत्र और पुत्र के पिता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पिता का पुत्र मतलब जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य, और पुत्र का पिता मतलब जो है कि अशोक के पिता के नाम से इनको जाना जाता है। बिंदुसार अपने पिता और अपने बेटे दोनों के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में बस यही इम्पोर्टेंट बात है। अशोक के बारे में हमने देखा कि अशोक का वास्तविक जो राज्याभिषेक होता है, वैसे तो वो शासन संभाल लेते हैं 273 ईसा पूर्व में, अपने 99 भाइयों को मार के बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध ये शासक बन जाते हैं। बिंदुसार ने इनको राज्याभिषेक नहीं कराया, इन्होंने स्वयं अपना राज्याभिषेक कर लिया। पहले ही जो है कि इन्होंने 273 ईसा पूर्व में गद्दी संभाल ली, लेकिन राज्याभिषेक नहीं हुआ। राज्याभिषेक इनका होता है 269 ईसा पूर्व में। पुराणों में अशोक को जो है कि अशोक वर्धन कहा गया है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, पहले राज्यपाल था लेकिन कब्जा मार लेता है, मतलब फिर भी ये शासन संभाल लेता है। और क्या है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही कराया। अशोक ने ही शिलालेखों का प्रारंभ कराया भारत में, और इसने जो है कि अशोक ने शिलालेख जो कराए थे, इसके अशोक के जो है कि आपके 14 शिलालेख बड़े फेमस है। वृहद शिलालेख हैं ये 14 वृहद शिलालेख, और बहुत सारे हैं लेकिन बड़े बड़े जो शिलालेख हैं 14 शिलालेख इनके बड़े ही फेमस हैं। उन 14 शिलालेखों के बारे में भी हमने कल डिटेल में बात की थी। आप कल वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, उससे इसे कनेक्ट कीजिएगा। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ध्यान रखेंगे, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग में आक्रमण करने के बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा नरसंहार देखने के बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और इसके बाद से युद्ध नीति को त्याग देते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। उपगुप्त नामक जो है कि बौद्ध भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसके बाद में? कलिंग युद्ध के बाद में। तो 1750 में टिफैंथलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक के स्तंभ की खोज की। अशोक के अभिलेख 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और अशोक के इतिहास का वर्णन किया इनके शिलालेखों के आधार पर। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक के जो उसका शासन है उसके शासनकाल का वर्णन करने का प्रयास किया। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले जो है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और अशोक का वर्णन करने का प्रयास किया। 1837 जेम्स प्रिंसेप, आपको ध्यान रखने की जस्ट इतनी ज़रूरत है बस। ठीक है, अशोक ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बौद्ध धर्म बाद में अपनाया, उपगुप्त नामक जो है कि बौद्ध भिक्षु से इन्होंने शिक्षा ली थी। उनकी माता का नाम, पिता का नाम तो हमने देख लिया, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार हैं। चंद्रगुप्त तो उनके दादा हुए। अशोक की जो माता हैं वो सुभद्रांगी है, सुभद्रांगी माता है, पिता है इनके बिंदुसार। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र, ध्यान रखेंगे, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन, श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। फिर अशोक के प्रमुख अभिलेखों की बात करेंगे तो उसके 3 प्रकार के अभिलेख थे। अभिलेख का मतलब होता है एनीथिंग रिटन ऑन द हार्ड सरफेस, कुछ भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को हम अभिलेख कहते हैं। कठोर सतह है उसको कुरेद करके आप कुछ लिख दो। जैसे क्या होता है, सड़कें बनती है जब कभी कभी तो कुछ उद्दंडी लोग क्या करते हैं, सड़क पर कुछ दिल विल बना के कटपिट लगा करके कुछ लिख देते हैं। पेड़ों को कुरेद करके उन पर कुछ लिख देते हैं, इसको कहते हैं अभिलेख लिखना।
पत्थरों पर, दीवारों पर कहीं जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ से कुरेद कुरेद करके वहाँ अपना कुछ नाम लिख करके आ जाते हैं, इसको अभिलेख बोला जाता है। तो अशोक ने ऐसे जो है कि अभिलेख, 3 तरह के अभिलेख लिखा है, 3 तरह के अभिलेख लिखा है, शिलाभिलेख, स्तंभलेख, गुहाभिलेख। शिलालेख बात करते हैं हम तो शिलाओं को काट करके, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके उनकी सतह को प्लेन करके फिर उस पर जो लेख लिखा जाता था, जैसे कोई पत्थर है इसको जो है कि यहाँ से तोड़ दिया और तोड़ने के बाद में अब यहाँ पर हार्ड सरफेस पर कुछ ना कुछ इसके लिख दिया, तो ये हो गया शिलालेख। तो शिलालेख ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, जो है कि स्क्वायर, कैसे भी शेप में हो सकते थे। स्तंभ लेख की हम बात करेंगे तो स्तंभ लेख आपके इस प्रकार से हुआ करते थे। ये सारे मैंने जो है कि आपका जो फर्स्ट लेक्चर है, पहला लेक्चर इसका सेगमेंट का, इस हिस्ट्री के सेगमेंट का जो पहला लेक्चर है हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है शिलाभिलेख कैसे थे, स्तंभालेख कैसे थे, गुहाभिलेख कैसे थे, इनके बारे में डिटेल उसे आप जरूर देखेंगे। ठीक है, गुफाओं पे स्तंभ पे लिख दिया तो स्तंभालेख, गुफाओं में लिख दिया तो गुहाभिलेख। तो शिलालेखों में वृहद शिलालेख, इनके जो बड़े बड़े शिलालेख हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, तो ये जो वस्तुतः राजा की आज्ञाएं लिखी जाती थी या राजकीय उद्घोषणाएं हैं या धर्म का प्रचार प्रसार है या जो भी कुछ मतलब नियम कानून अपने उनको बताने हैं कि भैया क्या करना है। स्पेशली जो इन्होंने शिलालेख लिखे थे वो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए उन्होंने कुछ नियम कानूनों को क्या कर दिया था, एक कलेक्शन कहीं पर लिखवा दिया था अपने नियम कानूनों का, उनको ही क्या कहा गया, उन्हीं को जो है कि इनके शिलालेखों पर लिखा गया है। तो क्या क्या कुछ भी जो उनके नियम कानून थे, किस प्रकार से जो है कि नैतिक जीवन जिया जा सकता है, कैसे हमारे राज्य को सही तरीके से चलाया जा सकता है, जो शिक्षाएं वो अपनी आम जनता को देना चाहते थे, प्रजा को देना चाहते थे, उन्होंने इनको अभिलेखों पर लिखवा दिया। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो वृहद अभिलेख हैं वो 14 हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं, वृहद अभिलेख 14 हैं तथा ये 8 विभिन्न स्थलों से मिले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिले हैं, शाहबाजगढ़ी से मिला है, मानसेहरा से मिला है, कालसी से, गिरनार से, धौली से, जौगढ़ से और एरगुड़ी से, सोपारा से ये प्राप्त हुए। तो ध्यान रखना है 14 अभिलेख हैं, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रथम शिलालेख में अशोक कहता है कि संपूर्ण प्रजा उसकी संतान है और पशु बलि की निंदा करी है। दूसरे अभिलेख में क्या कहा है उन्होंने, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने की बात की है। साथ ही बोला है कि चेर, चोल, पांडे तथा ताम्रपर्णी जो श्रीलंका जैसे दक्षिणावर्ती राज्यों का उल्लेख भी उन्होंने करा है। ठीक है, मतलब आपसे पूछ लेगा तीसरे अभिलेख में क्या कहा है, चौथे अभिलेख में क्या कहा है, या ये वाली बात किस अभिलेख में कही गई है। जैसे स्पेशली कलिंग युद्ध की बात होती है कि कलिंग युद्ध की जो जानकारी है हमें वो कौन से अभिलेख से मिलती है, तो ध्यान रखेंगे वो अशोक के 13वें शिलालेख से हमको ये जानकारी मिलती है। तो ये आपके कुछ हो गए। इसके अलावा जो है कि हम देखेंगे कि इसी में अशोक ने, जो 13वां शिलालेख है, इसी में अशोक ने आटविक जातियों को चेताया है। 13वें शिलालेख में निम्नलिखित पड़ोसियों की चर्चा की है, सीरिया का राजा, मिस्र का राजा, मकदूनिया का राजा, इनकी बात की है। तो यहाँ पर इससे हमें ये पता चलता है कि ये शासक थे यहाँ पर इस समय। ठीक है, और हम बात करेंगे कुछ लघु शिलालेखों के बारे में। ध्यान रखेंगे एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है, धौली और जौगढ़ से जो प्राप्त शिलालेख थे इनको पृथक शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, अलग शिलालेख कहा जाता है कुछ। तो जो लघु शिलालेख थे, छोटे शिलालेख, ये शिलालेख 14 वृहद शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित हैं, नहीं है, मेन शिलालेखों से अलग हैं। ये शिलालेख विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। ये जो छोटे शिलालेख हैं, जैसे कहाँ से मिले हैं, ब्रह्मगिरी से, रूपनाथ से, मास्की से और उद्गोलम से, भाब्रू से, यहाँ से मिले हैं। मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम तथा नोटूर लघु शिलालेखों में अशोक का नाम उल्लेखित है, जबकि अन्य शिलालेखों में अशोक का नाम देव नाम पियदस्सी मिलता है। ठीक है, और क्या है, भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था के संदर्भ में सूचना मिलती है। बताया जाता है यहाँ पे कि अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। स्तंभ लेख मैंने आपको बताया जो स्तंभों में लिखे जाते थे, पिलर में लिखे जाते थे। दीर्घ स्तंभालेखों की बात में हम करेंगे तो 7 राजा की आज्ञाएं वहाँ पर लिखी गई हैं। इनमें से 7वां जो लेख है वो सर्वाधिक लंबा है। 7वां जो अभिलेख है वो बहुत ही लंबा है। स्तंभ लेख मतलब स्तंभ लंबा होगा। ये स्तंभ जो मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, एक तो प्रयाग स्तंभ लेख है, ठीक है,
यह पहले कौसाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में बाद में स्थापित कराया। दूसरा है दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। इन शिलालेखों को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था। और दिल्ली मेरठ में इसको भी जो है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया। इसके बाद लघु स्तंभ लेख। इनमें जो है कि सब में राजा आज्ञाएं ही है, मेनली राजा की आज्ञाओं की बात होती है। राजा कुछ भी कह दे वो राजा की आज्ञा ही है, चाहे वो धर्म प्रचार की आज्ञा दे रहा है या फिर जो है कि इन कुछ नियम कानूनों को मानने की आज्ञा दे रहा है या कुछ जनता के हित में कुछ कह रहा है, जो भी हैं वो सभी राजा की आज्ञाएं हैं। इनके ही बारे में चर्चा इन शिलालेखों में की गई है। तो ये कौन कौन से हैं, या जैसे कि सांची का हो गया, सारनाथ का हो गया, कौसाम्बी का हो गया, रुम्मनदेही का हो गया और निगनीवा का हो गया। ये सारे लघु स्तंभ लेख हैं। सांची में हमें अशोक के महामात्रों के बारे में जानकारी मिलती है कि वो संघ भेद को रोकने का आदेश देते हैं। यहाँ पे कौसाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौसाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आपका कि जो रुम्मनदेही का स्तंभ लेख था, यहाँ से पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी में बलि, जो कि एक धार्मिक टैक्स हुआ करता था, धार्मिक कर हुआ करता था, जो कि इसको क्या कर दिया था, इन्होंने माफ़ कर दिया था, इसको माफ़ कर दिया था। तथा जो आपका भाग है यानी भू राजस्व की जो राशि थी, इसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पूछा जाता है कि अशोक ने जो बलि नामक धार्मिक कर था इसको माफ़ किया था। ये कौन से स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है, तो रुम्मनदेही से इसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि रुम्मनदेही अभिलेख से मौर्यकालीन करारोपण पद्धति का पता चलता है, इसलिए अशोक के आर्थिक अभिलेख भी इसको हम कहते हैं। यानी रुम्मनदेही अभिलेख को अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, बिकॉज ये हमको अशोक के टैक्सेशन के बारे में जानकारी देता है। और रुम्मनदेही के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कही जाती है कि ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ठीक है, इसके बाद गुहाभिलेखों की बात करेंगे। तो गुहाभिलेख मेनली आपकी बात करेंगे गया बिहार स्थित बराबर की पहाड़ियों की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें आजीविकों की ये गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख है। 4 गुफाएं आजीवकों को अशोक ने दान में दी थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और जो कि ब्राह्मी लिपि या प्राकृत भाषा, ठीक है, ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा है। ठीक है, तो दोनों पूछ सकता है आपसे ऑप्शन में, चाहे वो आपको भाषा दे दे चाहे आपको लिपि दे दे। तो आपको ध्यान रखना है प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किंतु शाहबाजगढ़ी और जो है कि आपका मानसेहरा की जो लिपि खरोष्टी है, यानी खरोष्टी लिपि में भी लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया है। लेकिन आपसे एक स्पेसिफिक पूछे कि किसको आप इम्पोर्टेंस देंगे, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि ये मेन है। इसके अलावा आपको अरमाइक लिपि में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे मेन आपका प्राकृत भाषा आपको ध्यान रखना है। अरमाइक, खरोष्टी, प्राकृत, ब्राह्मी, यह आपको ध्यान रखना है। कल के लेक्चर में मैंने डिटेल में जो नोट्स हैं, सेल्फ मेड नोट्स, उनमें डिटेल्ड आपको चीज़ों पे बात की है, उसे ज़रूर देखिएगा कल के लेक्चर को। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। वहाँ पे मैंने चारों गुफाओं का नाम भी बताया है। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि देवनाम प्रिय नाम से और किस राजा को, अशोक के किस उत्तराधिकारी को जाना जाता है, तो दशरथ को जाना जाता है। ठीक है, तथा नागार्जुन पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा भी बनवाई दशरथ ने। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया और 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी और उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। ये अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया था। इसके बाद इतने महत्वाकांक्षी राजा नहीं रहे, इतनी स्ट्रांग सेना नहीं रही। धीरे धीरे अशोक का साम्राज्य कमज़ोर पड़ता चला गया, मगध कमज़ोर पड़ता चला गया। और इनके जो अंतिम जो इनके वंश के शासक थे बृहदत्त भी इसको जो है कि पुष्यमित्र शुंग मार देते हैं। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? बृहदत्त के ही
मंत्री थे। बृहदत्त का विरोध होता है जब यूनानी आक्रमण होते हैं, और भी इसके बाद और यूनानी आक्रमण भारत पर होते रहे, तो उस दौरान इनके प्रजा इनसे कहती है कि भाई तुम विरोध करो, ये विरोध ही नहीं करते हैं, तो जनता भी इनके विरोध में थी। तो पुष्यमित्र शुंग इस बात का फायदा उठाते हैं कि जनता भी विरोध कर ही रही है, इससे अच्छा इस राजा को खत्म कर दिया जाए। और पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं, वो इसकी हत्या कर देते हैं बृहदत्त की, और खुद अपने हाथ में कमान संभाल लेते हैं, और इस प्रकार से शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। मौर्य प्रशासन की बात हम कर लें तो मौर्य प्रशासन में हमने देखा था कि इसके शीर्ष अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, और 18 तीर्थों का जिक्र हमको मिलता है। कल के लेक्चर में मैंने बिल्कुल बता रखा है, 18 तीर्थों के बारे में जानकारी मिलती है, और 26 जो है कि इनके सर्वोच्च अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। 26 तो जो है कि इनके अध्यक्ष जिनको कहा गया है, और 18 क्या है, इनके मेन तीर्थ हैं, महामात्र हैं। यहाँ पर कुछ अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, तीर्थों के नाम दिए गए हैं, यानी जो प्रमुख अधिकारी थे तीर्थ, यानी समाहर्ता जो कर का निर्धारण करते थे, सन्निधाता राजकीय कोषागार के अध्यक्ष थे, और जो है कि आपके कार्मार्थिक उद्योग मंत्री थे। और इसी प्रकार से हम देखेंगे जो आपके अंतःपाल थे, ये सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक थे, व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। इनके अलावा जो है कि आपको 26, कहीं पर 27 देखने को मिलेगा, कहीं पर 26, ज़्यादातर 26 देखने को मिलता है। 26 अध्यक्षों की भी बात की है, ठीक है। अध्यक्ष भी इनके क्या थे, उनसे छोटे वाले अधिकारी होते थे, राजपाट को संभालने वाले। तो सीता अध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष थे, पैतवा जो है कि मापतौल के, लक्षणा मुद्रा टकसाल के, पण्या जो है कि व्यापार के, और विविता जो है कि चरागाहों के, और आपके अकाराध्यक्ष खानों के अध्यक्ष हुआ करते थे। और क्या थे मौर्य प्रांत में, जो मौर्य प्रांत थे मेनली क्या थे, ये 4 प्रांतों में बटा हुआ था, लेकिन कहीं कहीं पर 5 प्रांतों का जिक्र भी मिलता है। मेनली जो है कि 4 प्रांत आपको अवंती, उत्तरापथ, कलिंग, दक्षिणापथ ये देखने को मिलता है, लेकिन कहीं पर प्राच्य और प्रासी भी देखने को मिलता है आपको। ये पूर्वी प्रांत है मेनली, प्रमुख इसलिए है पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, तो ये इसको भी हम काउंट करेंगे, लेकिन कहीं 4 कहीं 5 आपको देखने को मिलते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, उत्तरापथ की तक्षशिला, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, और प्राची या प्रासी की जो है कि पाटलिपुत्र राजधानी थी। मतलब जो पूरा मौर्य साम्राज्य था वो मेनली क्या था, 4 प्रांतों में बटा हुआ था। इसके बाद और भी छोटे छोटे शाखाओं में बटा था, लेकिन मेनली 4 प्रांतों में ये बटा हुआ था। 5 प्रांतों में, कहीं 5 कहीं 4 देखने को मिलेगा। दोनों आपके सही हैं। अगर 4 ऑप्शन देगा तो आप 4 पे टिक करेंगे, 5 ऑप्शन देगा तो 5 टिक करेंगे, दोनों ऑप्शन देगा तो आप 5 पे टिक करेंगे। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था, धर्मस्थीय कहा जाता था, धर्मस्थीय, और फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन के नाम से जाना जाता था। 2 तरह के न्यायालय आज भी हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। तो जो दीवानी न्यायालय है उसको धर्मस्थीय कहा जाता है, फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था, महामार्त्य सर्प कहा जाता था, जो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है, ध्यान रखेंगे। गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष महामात्य सर्प, और इस व्यक्ति को क्या कहा गया है, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। 2 तरह के न्यायालय थे, एक आपका जो है कि धर्मस्थीय जो कि दीवानी न्यायालय था, और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था, ठीक है। ये बातें की गई है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या है कि एक स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। जो एक पर्टिकुलर स्थान पर रह करके जो कार्य करें उसको संस्था कहा जाता था। और ऐसे गुप्तचर जो आज यहाँ हैं, कल कहीं हैं, परसों कहीं हैं, इधर उधर घूम करके CID जो होते हैं, इनको कहा जाता था संचारा। तो ये गुप्तचरों के लिए टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान रखना है। संचरा किसके लिए कहा जाता था और संस्था किसके लिए कहा जाता था। जो पर्टिकुलर एक जगह पर रह करके जासूसी कर रहे हैं, ऐसे गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। जो जगह जगह भ्रमण करके डेटा कलेक्ट करते हैं, जासूसी करते हैं, उनको संचरा, संचरण करना, संचरा, ठीक है। प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों में बटा हुआ था ना, 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य। इन प्रांतों के जो शासक थे इनको कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक कहा जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार जो नगर का प्रशासन था वो 30 सदस्यों का एक समूह करता था। जो नगर का प्रशासन था उसके लिए 30 मेंबर्स का एक टीम बनाई गई थी, वो करता था। और ये 30 मेंबर भी 6 समितियों में विभाजित थे।
6 समितियों में विभाजित थे और एक समिति में होते थे 5 सदस्य। एक समिति में 5 सदस्य, 6 समितियां, 5 क्या होते थे सदस्य और 6 क्या होती समितियां, 6 थी समितियां। ठीक है, 6 समितियां थी। यह आपका क्या है ध्यान रखना है, ये नगर का प्रशासन है, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन। तो जो नगर प्रशासन है ये 5 सदस्यों में 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। टोटल 30 सदस्यों के माध्यम से नगर का प्रशासन चलता था। ठीक है, मौर्य प्रशासन में स्त्रियों को भी शामिल किया जाता था। चतुर स्त्रियां गुप्तचर होती थी। आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त के समय में सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कहीं पर यह भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पुष्यगुप्त वैश्य अलग हैं ये और पुष्यमित्र शुंग अलग हैं। ये पुष्यगुप्त हैं, ठीक है, वो पुष्यमित्र थे। तो पुष्यगुप्त जो हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और अशोक ने इसी झील के माध्यम से सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अशोक ने किसकी सहायता से, तुशास्य की सहायता से, तुशास्य इनके राज्यपाल हैं सौराष्ट्र के, इनकी सहायता से इन सुदर्शन झील से इन्होंने इसकी मरम्मत कराई और निकासी के लिए नहरों का निर्माण कराया। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या, अदेव मात्रक अर्थात वह भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी उसे अच्छा माना जाता था। तो ये तो ध्यान नहीं रखना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है अदेव मात्रक क्या है। अदेव मात्रक वो भूमि है जिस पर बारिश ना हो फिर भी बेहतर खेती हो, ऐसी भूमि को कहा जाता था अदेव मात्रक। मौर्य काल में सोने के सिक्के को सुवर्ण या फिर निष्क कहा जाता था और चांदी के सिक्के को पण कहा जाता था, तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। तो आपको करना क्या है, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको लिखना है निष्क, आपको ऑब्लिक लगा के लिखना है सुवर्ण, नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या लिखना है, पण। नंबर 3 आपको लिखना है माशक। और इनके आगे लिखो ये कौन से सिक्के थे, सोने के सिक्के। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे पण क्या थे, चांदी के सिक्के, और माशक क्या था, माशक थे तांबे के सिक्के, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तांबे के सिक्के। फिर बात करते हैं मौर्योत्तर काल की, कि हमने मौर्योत्तर काल में देखा था कि किस प्रकार से जो पुष्यमित्र शुंग थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या कर देते हैं। वृहदत्त कौन थे, वृहदत्त जो है कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे, जो क्या थे, यूनानी आक्रमणों का विरोध नहीं करते हैं। ये देखते हैं विरोध आक्रमण हो रहा है लेकिन विरोध नहीं करते हैं, तो जनता इनके प्रति क्या हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है। और इनका जो एक सेनापति था, प्रमुख जो इनका सेनापति था वो कौन था, इनका पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि प्रजा भी इनके विरोध में है, क्यों ना मैं इसका मर्डर करके खुद ही शासन को अपने हाथ में ले लूं। और पुष्यमित्र शुंग इनकी हत्या कर देते हैं और सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं और शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है कि हम कल पुष्यमित्र शुंग की कहानी को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शुंग वंश की स्थापना होती है। तो फिलहाल के लिए जो है कि आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए चैनल को, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे भी आप ज्वाइन होइए। कुछ समय बाद आपको जो है कि प्रॉपर एक सीक्वेंस में सारे जितने भी हमारे लेक्चर्स अब तक के हुए हैं सभी के आपको जो है कि वहाँ पर PDF लिंक अवेलेबल, PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे, पढ़ते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।